हाय गाइस, आई एम मेघा एंड वेलकम टू लॉयर अनप्लग्ड। तो चलिए मुकदमा शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि ATS दैट इज अग्रीमेंट टू सेल एंड GPA दैट इज जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है अपनी ओनरशिप राइट को क्लेम करने के लिए। ऑल्सो हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना क्या डिसीजन सुनाया है। ये केस तब स्टार्ट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पार्टी ने GPA एंड ATS के बेसिस पे लैंड पर अपनी ओनरशिप क्लेम करी। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि GPA एंड ATS के बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन इनवैलिड है एंड कोई भी पार्टी अपनी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ सेल डीड या किसी भी रजिस्टर्ड डीड के बेसिस पर ही क्लेम कर सकती है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट दीज केसेस हैज बीन रेक्टिफाइड इन सूरज लैम्प जजमेंट जो कि 2011 की है, बट पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू बाईपास द लॉ। In 2025, in the case of बलदेव सिंह वर्सेस धनंजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कंफर्म किया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि ATS एंड GPA के बेसिस पे की गई है वो सारी ट्रांजैक्शंस इनवैलिड है। इन एडिशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज रिपीटेड केसेस ये दिखाता है कि हमारे इंडिया में मैल प्रैक्टिसेस कितनी कॉमन है। बट सवाल ये उठता है जब सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैम्प जजमेंट में ATS एंड GPA ट्रांजैक्शंस के बारे में सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, तब भी लोग GPA एंड ATS ट्रांजैक्शंस क्यों करवा रहे हैं? द रीजन इज मनी एंड कन्वीनियंस। इन टाइप की ट्रांजैक्शंस से लोगों को बहुत से फायदे होते हैं, लाइक दे कैन सेव द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। Secondly, it is easier to bypass the restrictions on the agriculture land. Third, बेनामी ट्रांजैक्शंस जिसमें रियल ओनर को छुपा दिया जाता है। लेकिन लोग अभी तो ये शॉर्ट टर्म अपना के ये ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये फ्यूचर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट, GPA इज जस्ट एन एजेंसी एंड नॉट एन ओनरशिप, जिसमें कि कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि आप किसी और बंदे के बिहाफ पर एक्ट करें, मैनेज करें या रेंट कलेक्ट करें, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे को ओनर नहीं बना सकते। सेकंड, अग्रीमेंट टू सेल डज नॉट ट्रांसफर द टाइटल, जिसमें सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने ये बोला कि अग्रीमेंट सिर्फ एक प्रॉमिस है, लेकिन उसके बेस पे कोई टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। थर्ड, कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ रजिस्टर्ड डीड्स ही किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल और ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्डली, कोर्ट ने ये बोला कि एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड स्टैम्प एक्ट के दौरान जब टाइटल डॉक्यूमेंट और टाइटल डीड ड्यूली स्टैम्प्ड हो एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार। नाउ ऐसे बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसमें ये बोला गया कि एज बायर के पास प्रॉपर्टी की पोजीशन है तो उसको एज एन ओनर की तरह ट्रीट करना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि mere possession through ATS and GPA does not create your ownership rights in the property, but buyer have a right to seek special performance under Special Relief Act. Now let's talk about the constitutional angle of this case. इसमें कोर्ट ने नोट किया that all the illegal GPA transactions leads to loss in state revenue and affect the public interest. तो अब देखते हैं कि इसमें कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट, सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल को डिफाइन करता है एंड बताता है कि ओनरशिप कैन ओनली पास थ्रू अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को वैलिड करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इंडियन स्टैम्प एक्ट ये कहता है कि किसी भी सेल डीड को इन्फोर्सेबल करवाने के लिए इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 14 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट ये कहता है कि बायर भी सेलर को स्यू कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड। अब हम जानते हैं कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस। फर्स्टली, फॉर द बायर्स, अगर किसी भी बायर ने प्रॉपर्टी को GPA या ATS ट्रांजैक्शन से खरीदा है तो वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी या बेच नहीं सकता। बैंक उसको उस प्रॉपर्टी पे कोई भी तरीके का लोन नहीं देगी क्योंकि वो फ्रॉडुलेंट लोन कहलाएगा, और इस केस में रिस्क ऑफ एविक्शन भी है जिसमें आपको कभी भी आपकी प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है। नाउ फॉर द सेलर, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी GPA या ATS से ट्रांसफर करी है तो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं हुई हैं
और उस प्रॉपर्टी की सारी लायबिलिटी विल स्टिल बी ऑन द सेलर। नाउ फॉर द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूशन किसी भी जीपीए होल्डर को ओनर ट्रीट नहीं करता है एंड दिस प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट लोन्स। नाउ मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे कि आपको ये सारे कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इजी और रिलेटेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, रमेश ने दिल्ली में जीपीए एंड एटीएस से एक फ्लैट खरीदा जिसके लिए उसने बिल्डर को 40,000 रुपीज पे कर दिए, बट बिल्डर ने वही सेम फ्लैट किसी और को रजिस्टर्ड डीड से सेल आउट कर दिया। तो अब रियल ओनर कौन है? इस केस में ओनर वो होगा जिसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है एंड रमेश ओनली हैव राइट टू स्यू, बट वो उस प्रॉपर्टी में अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2, अनीता ने एक लैंड बाय करी थ्रू जीपीए एंड वो फर्दर अपनी डॉटर को गिफ्ट करना चाहती थी, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं, बिकॉज अनीता इज नॉट एन ओनर ऑफ द लैंड इन द आइज ऑफ लॉ। सो गाइस, मुझे ऐसा लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑन द प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से बच पाए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉयर अनप्लग्ड। थैंक यू, बाय।